हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 10 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 4 में अध्याय 20, जिसका नाम है समतल आकृतियों के परिमाप तथा क्षेत्रफल। इसके भाग एक में बच्चों आज हम चर्चा करेंगे कुछ विशिष्ट त्रिभुजों और चतुर्भुजों के परिमाप तथा क्षेत्रफलों की। साथ ही हम समझेंगे बच्चों की समतल आकृतियां क्या होती हैं, परिमाप का अर्थ क्या होता है, क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है। आपको बच्चों आपकी नोटबुक और पेन लेके बैठना है। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फॉर्मूले को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए आपको नोट करना है बच्चों, और बाद में सभी का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। सभी को आपको दोहराना भी है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों, समतल आकृतियां क्या होती हैं। देखिए बच्चों, समतल आकृतियों की परिभाषा के रूप में अगर हम लिखें तो वे आकृतियां जिनमें केवल दो विमाएं यानी कि दो दिशाएं जैसे कि लंबाई व चौड़ाई होती है। लंबाई, चौड़ाई या तो ये दोनों होंगी, या फिर बच्चों क्या होगी, चौड़ाई, ऊंचाई होगी, या फिर क्या होगी, लंबाई, मोटाई होगी। इनमें से कोई दो होगी। हो सकता है कि क्या हो, लंबाई और गहराई हो, लंबाई और गहराई हो। इस तरीके की दो ही विमाएं होती हैं, दो से अधिक विमाएं नहीं होती हैं। तो ये आकृतियां क्या कहलाती हैं, समतलीय आकृतियां कहलाती है। इन्हीं आकृतियों को हम द्विविमीय आकृतियां भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों आप कह सकते हैं कि त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि क्या है, समतलीय आकृतियां हैं। इन्हीं आकृतियों के परिमाप तथा क्षेत्रफल के विषय में हमें आज पढ़ना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं समतल आकृतियों के परिमाप की। तो नाम से ही स्पष्ट है, परिमाप यानी कि चारों तरफ की माप। तो कोई समतल आकृति है, उसकी परिसीमा यानी उसकी बाउंड्री की जो कुल लंबाई होती है बच्चों, वह उस समतल आकृति का क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। हम साधारण शब्दों में से कह सकते हैं कि कोई समतल आकृति के किसी बिंदु से स्टार्ट करते हुए अगर हम उस पे पूरा चक्कर लगाएं, वापस उसी बिंदु पर आएं, तो तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। मेरे कहने का आशय यह है कि बच्चों, एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय की जाती है, उस दूरी की लंबाई, वह दूरी बच्चों क्या कहलाएगी, उस समतल आकृति का परिमाप कहलाएगी। आइए चर्चा करते हैं कुछ विशिष्ट आकृतियों के परिमाप के सूत्र की। सूत्र की सहायता से हम कुछ विशेष आकृतियों के परिमापों की गणना कर सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए, आकृति ये आपको दिख रही है, क्या है ये, समबाहु त्रिभुज है बच्चों। और समबाहु त्रिभुज में हमें पता है प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है बच्चों, तो इसका परिमाप हो जाएगा 3 गुणा ए, या हम कह सकते हैं 3 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुणा भुजा। फिर बच्चों अगली आकृति है आपके पास, ये देखिए वर्ग की आकृति है, और हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है बच्चों, तो इस वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा, या हम कह सकते हैं 4a। क्या कह सकते हैं, 4 into a इसका परिमाप कह सकते हैं। क्लियर हो गया, समबाहु त्रिभुज और वर्ग का परिमाप। उसके बाद में देखिए बच्चों अगली आकृति, ये आपके पास आकृति है आयत की। हमें पता है आयत की आमने सामने की भुजाएं तो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर हम एक चक्कर लगाएंगे तो 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, यानी कि इसके परिमाप का सूत्र हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बच्चों। इसी तरीके से अगर हम एक और समतलीय आकृति की बात करें, ये समतलीय आकृति क्या है बच्चों, वृत्त है। और वृत्त का परिमाप या उसकी परिधि के लिए सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है। पाई हमें पता है एक स्थिरांक है, जिसका मान लगभग 3.14 या 22/7 होता है बच्चों। आर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो अगर आपसे परिमाप पूछा जाए तो आप बता देंगे ना, बस आपको बाउंड्री की लंबाई बतानी है, एक चक्कर में तय की गई दूरी बतानी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अब बच्चों चर्चा करते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, समतलीय आकृतियों के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो जिस समतल में वो आकृति बनी है, उस समतल में आकृति द्वारा कुछ स्थान घेरा जाता है।
उस स्थान को ही हम क्या कहते हैं, उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है। तो क्षेत्रफल की परिभाषा में हम लिख सकते हैं, किसी समतलीय आकृति द्वारा घेरा गया स्थान वर्ग इकाई में इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, समतलीय आकृति द्वारा समतल में घेरा गया स्थान जो कि वर्ग इकाई में वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर इत्यादि में नापा जाता है, वो इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। कुछ विशिष्ट समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफलों के सूत्रों की हम बात करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है। अगर आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र क्या है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती हैं, किसी भी भुजा को आप क्या ले सकते हो, आधार ले सकते हो। जैसे कि अगर ये त्रिभुज एबीसी है बच्चों और मैं एसी को आधार लेता हूँ, एसी को आधार लेता हूँ, तो इसकी ऊंचाई कहाँ से लेनी पड़ेगी, एसी के सम्मुख शीर्ष से। ये जो सम्मुख शीर्ष से लंब है ना बीई, ये क्या है, ये शीर्ष लंब इसकी ऊंचाई कहलाएगी, है ना। जिस भुजा को आप आधार लोगे उसके सामने वाले शीर्ष से डाला गया ये शीर्ष लंब इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। तो ये आधार हो गया और आधार को ऊंचाई से गुणा कर दें, फिर उसका आधा कर दें तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। कैसा भी त्रिभुज हो सकता है बच्चों ये। अगर हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों, ये सारणी जो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों आपको याद रखनी है, तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जब भी आप प्रश्नों को हल करें, जब भी इन सूत्रों की आवश्यकता पड़े तो इनको लिखें आप। जब आप लिखेंगे हर बार प्रश्न को हल करते समय, तो ये सूत्र याद करने की, रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वतः ही आपको याद हो जाएंगे। इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर देखिए आगे, आगे अगली आकृति है समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर भी वही बात है बच्चों, किसी भी भुजा को आप आधार ले सकते हो। जैसे मैं अगर इस समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजा पी क्यू को आधार लेता हूं, तो इस साम्मुख शीर्ष से डाला गया ये लंब या इधर से डाला गया लंब, ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार गुणा ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, देखिए 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। इसके जो विकर्ण है ना, ये D1 और ये D2, इनके गुणनफल का आधा, विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का आधा समचतुर्भुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, और अगर प्रश्न में कहा जाए कि पाई का मान 3.14 लीजिए तो आप पाई का मान 3.14 लेते हैं। अन्यथा हम साधारणतः 22/7 ही पाई का मान लेते हैं। आर क्या है बच्चों, इस वृत्त की त्रिज्या होती है। आर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो इस तरीके से ये 6 समतलीय आकृतियां हो गई। उसके बाद में देखिए बच्चों, अगली समतलीय आकृति समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों, समांतर भुजाओं का एक युग्म होता है। ये समांतर भुजाएं हैं ए और बी, और ये इनके बीच की दूरी है, ये इनके बीच की दूरी है जो इसकी ऊंचाई भी होती है। तो इस प्रकार के समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। यानी कि हम कह सकते हैं 1/2 गुणा ए प्लस बी गुणा क्या एच। ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारी ही समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफलों के सूत्र और परिमाप के सूत्र बच्चों आपको याद कर लेने हैं। इनका अर्थ भी मैंने आपको बताया। परिमाप क्या होता है, बाउंड्री की कुल लंबाई, एक चक्कर में तय की दूरी। क्षेत्रफल क्या होता है, समतल में घेरा गया स्थान, वही आकृति जितना स्थान घेर रही है वो उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में नापते हैं, और परिमाप को जैसे हम बच्चों दूरी नापते हैं, वैसे ही परिमाप को भी लंबाई की इकाइयों में, यानी कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इत्यादि में हम मापते हैं। तो अगर ये सूत्र आपको समझ में आ गए हैं बच्चों, अगर ये आपने याद कर लिए हैं, तो अब आप हल कर सकते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 से लेकर 6 तक। देखिए एक एक करके सभी को हल करते हैं। आपको ध्यान से हलों को समझना है, कब कौन सा सूत्र लगाया है इस बात को समझना है, उसके बाद में आपको उसको नोट करना है, बाद में बिना देखे हल भी करना है। सारे उदाहरणों के हलों का आपको अच्छे से अभ्यास करना है बच्चों।
चलिए, उदाहरण संख्या 1 पर अगर हम बात करें बच्चों हमारे अध्याय 20 के उदाहरण संख्या 1 की, तो इसमें हमसे कहा गया है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 80 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हल पे हमें दिया गया है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप हमें बताया गया है कितना है 80 मीटर। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ आप कह सकते हो 4 गुणा भुजा बराबर कितना है 4 गुणा भुजा वर्ग का परिमाप बराबर है 80 मीटर। तो यहाँ से वर्ग की भुजा अगर आप निकालोगे तो 80 में 4 का भाग लगा दीजिए क्योंकि 4 इधर गुणा हो रहा है। तो ये आ जाएगा 20 मीटर। वर्ग की भुजा कितनी आ गई 20 मीटर। अब आप निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से 20 का स्क्वायर आप कर दीजिएगा तो ये 400 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आसान है, बस आपको सूत्र याद होने चाहिए परिमाप तथा वर्ग के। चलिए अगले उदाहरण पे आ जाइए। उदाहरण संख्या 2 पर आ जाइए बच्चों। देखिए इसमें आपसे कहा गया है किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 23.7 मीटर तथा 14.5 मीटर है। ज्ञात कीजिए। पहले आपको ज्ञात करना है खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का के लिए आवश्यक कांटेदार तार की लंबाई। तो चारों ओर बाड़ लगाना है, दीवार बनानी है, तो जितना परिमाप है खेत का उतना क्या चाहिए, उतनी लंबाई का आपको तार चाहिए होगा। तो पहले में आपको इस आयताकार खेत का परिमाप निकालना है और फिर बच्चों आपको खेत का क्षेत्रफल भी बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप हल में लिखेंगे आयताकार आयताकार खेत की लंबाई। आयताकार खेत की लंबाई है 23.7 मीटर तथा बच्चों चौड़ाई क्या है। चौड़ाई है यहाँ पर अगर हम बात करें खेत की चौड़ाई की तो 14.5 मीटर। कितनी है 14.5 मीटर इस खेत की चौड़ाई है। हमें पहले निकालना है खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक कांटेदार तार की लंबाई। तो देखिए पहला खेत के चारों ओर बाढ़ बाढ़ लगाने के लिए, बाढ़ नहीं बच्चों बाढ़ है ना, डे आएगा ढ नहीं आएगा। चारों ओर बाढ़ लगाने का खर्च, बाढ़ लगाने के लिए आवश्यक कांटेदार तार की लंबाई हमें निकालनी है। तो चारों ओर बाढ़ लगाने के लिए आवश्यक कांटेदार तार की लंबाई वो हो जाएगी खेत के परिमाप के बराबर, खेत का परिमाप के बराबर हो जाएगी। खेत कैसा है बच्चों आयताकार है, परिमाप हो जाएगा 2 गुणा खेत की लंबाई प्लस चौड़ाई। बच्चों क्या हो जाएगा 2 गुणा खेत की लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 2 गुणा खेत की लंबाई आपको दे रखी है 23.7, चौड़ाई आपको दे रखी है 14.5। तो इन दोनों को जोड़ के डबल कर देंगे। 7 और 5 12 हासिल 1, 4 और 4 8 हासिल कुछ नहीं, 3 और 1 2 और 1 3 बच्चों। यहाँ पॉइंट लगा देंगे। गुणा किससे करना है 2 से, तो गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7। 76.4 मीटर लंबा तार आपको चाहिए खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए। फिर देखिए इसका भाग 2 में पूछा गया था खेत का क्षेत्रफल। तो देखिए
तथा खेत का क्षेत्रफल, देखिए बच्चों अब हम खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। खेत कैसा है? आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? वो होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है आपके पास 23.7, चौड़ाई है 14.5। तो 23.7 को 14.5 से गुणा कर लेंगे बच्चों। 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18, 15 और 3 18, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। 4 से गुणा करेंगे, फिर 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर गुणा करेंगे बच्चों हम 1 से, तो 7 एकम 7, 3 एकम 3, 2 एकम 2। जोड़ लेंगे 5, 8 और 8 16, हासिल 1, 1 और 1 2 और 4 6, 6 और 7 13, हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 3 14, हासिल 1 3। 2 अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 343.65, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा 343.65 मीटर स्क्वायर। ये कार्य आपको बच्चों किसमें करना है? आपकी रफ नोटबुक में करना है। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में मत दिखाइएगा, ठीक है? तो ये आपको गुणा आपको रफ पेज पे करना है। इस तरीके से आप अपना उत्तर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छा सुंदर लगेगा। परीक्षा में आपको पूरे में से पूरे अंक भी मिलेंगे। चलिए फिर अगले उदाहरण पर विचार करते हैं। अब देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 3, इस पर विचार करते हैं बच्चों। हमसे कहा गया है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर तथा संगत शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो हमें पता है बच्चों, देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता करना है। क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? वो होता है आधार की लंबाई गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए इसका आधार 12 सेंटीमीटर है और इसके संगत शीर्ष लंब कितना है? 8 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। गुणा कर लीजिए, 12 8 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इतना आसान है ना? सूत्र लगाओ और आपके पास उत्तर मिल जाएगा। बस सूत्र आपको याद रखने हैं बच्चों। अगले उदाहरण पे आ जाइए। अब उदाहरण संख्या 4 पे देखिए एक त्रिभुजाकार खेत के आधार उसके संगत शीर्ष लंब का 3 गुना है। तो जितना शीर्ष लंब है उसका 3 गुना क्या है? आधार है। त्रिभुजाकार खेत का आधार क्या है? उसके संगत शीर्ष लंब का 3 गुना है। यदि 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस खेत की जुताई कराने का व्यय 20,250 रुपए हो तो इस खेत का आधार तथा संगत शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। हमसे खेत का आधार और संगत शीर्ष लंब की लंबाई पूछी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ हल में मैं सबसे पहले मान लेता हूं, माना कि त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार खेत के आधार के आधार के संगत शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर है। कितनी है? x मीटर। अतः आधार क्या हो जाएगा? आधार की लंबाई क्या हो जाएगी? आधार की लंबाई हो जाएगी बच्चों उसकी 3 गुनी, शीर्ष लंब की 3 गुनी, यानी कि 3x मीटर हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब वर्ग मीटर में क्या दिया जाता है बच्चों? वर्ग इकाई किसकी है? वर्ग इकाई होती है क्षेत्रफल की, है ना?
तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर अगर आपको दिया गया है, इसका मतलब क्षेत्रफल दिया गया है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जुताई करने का खर्च है 15 रुपए, और तो 15 रुपए के हिसाब से पूरे खेत में जुताई करने का खर्च कितना है? 20,250 रुपए। तो यहाँ बात हो रही है क्षेत्रफल की। तो देखिए मैं यहाँ पर निकाल लूंगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बच्चों? वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और ऊंचाई क्या होती है? इसकी भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई ही होती है आधार के संगत, जो आधार जिस भुजा को माना है उसके संगत शीर्ष लंब की लंबाई। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों आपके पास 1/2 गुणा 3x गुणा x, यानी कि 3/2 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इस खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर देखिए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर खेत में जुताई कराने का खर्च क्या है? वो है ₹15, 15 रुपए है। इसलिए 3/2 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर खेत में जुताई कराने का खर्च कितना हो जाएगा बच्चों? 1 मीटर स्क्वायर का पता है 15 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर का ज्ञात करने के लिए हम इसको 15 से गुणा कर देंगे। ये खर्च हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर गुणा 15 और रुपये, है ना? आप इसको गुणा कर लीजिए, 15 तिया 45/2 एक्स स्क्वायर रुपए, ये आ जाएगा, जो कि कितना दिया गया है? अतः अतः बच्चों ये जो रुपए हैं 45/2 एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? कितना दिया गया है खर्च? खर्च बच्चों आपको दिया गया है, खेत में जुताई कराने का खर्च कितना है? 20,250 रुपए है। तो ये जो रुपए हैं, ये जो रुपए आपने निकाले हैं, ये 20,250 रुपए के बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 5 से इसको काटा तो 5 नाम 45, 5 से इसको काटेंगे 5 चौक 20, और 2 में भाग नहीं जाएगा तो 5 25, और ये 0, 4,050 आ जाएगा। फिर इसको 9 से अगर हम काटें, 9 से काटे तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, और 0 450 आएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा, 450 को 2 से गुणा कर लेंगे तो 900 आ जाएगा। और x का मान कितना आ जाएगा? दोनों ओर वर्गमूल निकाल लीजिए, x का मान आ जाएगा 30। x का मान 30 आ गया तो बच्चों आप लिखेंगे, इसलिए खेत के आधार के संगत शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी 30 मीटर, तथा बच्चों तथा आधार क्या हो जाएगा? आधार की लंबाई हो जाएगी इसकी 3 गुनी। आधार की लंबाई यहाँ पर हो जाएगी 3 गुणा 30 मीटर, यानी कि 90 मीटर। आधार की लंबाई 90 मीटर और शीर्ष लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी? 30 मीटर आ जाएगी बच्चों। इस तरीके से आप इस उदाहरण संख्या 4 को हल कर सकते हैं। बेहद आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। शीर्ष लंब की लंबाई अगर आपने x मानी तो आधार की लंबाई इसकी 3 गुनी हो जाएगी। फिर आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल को जब आप 15 से गुणा करेंगे तो फिर इस खेत में जुताई करने का व्यय खर्च आ जाएगा, जो कि बच्चों 20,250 रुपए के बराबर होगा। आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। 5 से इसको काटेंगे, 5 नाम 45, 5 चौक 20, और 0 आ जाएगा। फिर भाग 2 में नहीं जाएगा तो फिर 5 बार चला जाएगा, और ये 0, 4,050 आ जाएगा। इसको आप 9 से काटेंगे तो 450 आएगा। 450 को इससे गुणा करेंगे, 900 आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग निकालेंगे, x का मान 30 आ
जाएगा। x का मान आ गया तो फिर आप शीर्ष लंब की लंबाई बता सकते हैं और आधार की लंबाई भी बता सकते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए अब इसको लिखने के बाद में आप विचार कीजिए। उदाहरण संख्या 5 पर देखिए, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, क्योंकि देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? सूत्र याद करने होंगे बच्चों। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देते हैं इस सूत्र से, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, है ना? इसलिए इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, वो हो जाएगा 1/2 गुणा 16 गुणा 12। 16 को 2 से काट लेंगे, 8, 8 को 12 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। जैसे कि अभी उदाहरण संख्या 3 में आया था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वैसे ही इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ सूत्र ध्यान दीजिएगा बच्चों, वहां सूत्र हमने क्या लगाया था? आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर सूत्र क्या है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण अगर 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी बच्चों नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे, अगला उदाहरण संख्या 6। इसमें आपसे कहा गया है किसी समलंब की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे बच्चों, देखो, क्योंकि हमें पता है समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र हम लिखेंगे। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, बीच की उनके बीच की दूरी, ये सूत्र है बच्चों। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, देखिए समांतर भुजाएं हैं 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इनका योग 20 + 12 गुणा उनके बीच की दूरी कितनी है? 5। तो ये आ जाएगा, देखो बच्चों, 1/2 गुणा 32 गुणा 5, ये 2 से काट लीजिए, 16 बार कट जाएगा, 16 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होगी बच्चों इन 6 उदाहरणों के हलों को समझने में। उम्मीद करता हूँ आपको सारे हल अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आप इनका अच्छे से अभ्यास भी करेंगे। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों। धन्यवाद।